क्या आपको पता है कि मई 2026 तक अपने पद पर बने रहने के बाद ममता बनर्जी शीला दीक्षित को पछाड़ते हुए देश की वो महिला हो जाएंगी जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनी रही। लोग जानते हैं कि 2006 में सिंगूर और नंदीग्राम के संग्राम की आग से तपकर ममता बनर्जी निकली और मां माटी मानुष का नारा लगाते हुए कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन क्या ममता बनर्जी का संघर्ष 2006 से ही शुरू होता है? नहीं, हम आपको बताएंगे वो घटना जिस घटना में ममता बनर्जी को कोलकाता की पुलिस ने घसीटकर मुख्यमंत्री के कार्यालय से बाहर किया था और ममता बनर्जी ने वाम सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। पैर में साधारण चप्पल, बदन पर सफेद धनिया खाली साधारण साड़ी, साधारण घर, सार्वजनिक परिवहन, साधारण खाना, यह ममता बनर्जी की पहचान है। लेकिन इस साधारण पहचान वाली महिला जब कोलकाता में सड़क पर उतरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो पूरा पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के साथ कोलकाता में सड़क पर मार्च कर रहा है। विरोध, विद्रोह, असहयोग, यह पश्चिम बंगाल की राजनीतिक पहचान है और यही पहचान ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी अपनी उम्र के 15वें साल 1970 में ही राजनीति में प्रवेश कर गई थी। स्कूल से निकलकर कॉलेज में आई और पॉलिटिकल एंट्री हो गई और उम्र के 17वें साल में सिर से पिता का साया उठ गया था। परिवार की जिम्मेदारी आ गई। ममता बनर्जी ने संकल्प लिया कि इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं आजीवन शादी नहीं करूंगी और आज तक ममता बनर्जी अविवाहित हैं। छात्र कांग्रेस से होते हुए महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और कांग्रेस तक की राजनीतिक सफर तय कर की ममता और 1984 में जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से दिग्गज वाम नेता सोमनाथ चटर्जी को पहली बार हराकर ममता बनर्जी ने पहली बार नेशनल मीडिया और नेशनल पॉलिटिशियन का अटेंशन, उनका ध्यान अपनी ओर खींचा था। ममता बनर्जी हिस्ट्री से ग्रेजुएट हैं और इस्लामिक हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। डिग्री इनके पास कानून की भी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध गीत है, उसका एक लाइन है, जो कोई तोर डाक सुने केऊ ना तो आसे तबे एकला चलो रे। मतलब कि जब तुम्हारी आवाज को कोई ना सुने तो अकेले चल पड़ो। 15 साल की उम्र में कांग्रेस में एंट्री करने वाली ममता बनर्जी को जब 1998 में इस एहसास हो गया कि उनकी आवाज को कांग्रेस में सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो ममता ने वहां से संकल्प लिया कि अकेले चलेंगे और ममता अकेले चल पड़ी पश्चिम बंगाल की राजनीति में। और आज स्थिति यह है कि ममता बनर्जी आगे आगे चलती है और बंगाल की राजनीति ममता बनर्जी के पीछे रेंगती है। ममता अपनी जिद के प्रति कैसे समर्पित हैं, इसकी एक वानगी प्रणब मुखर्जी की किताब में देखने को मिलती है। साल 1997 कोलकाता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं और सोमेंद्र नाथ मित्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं। ममता सोमेंद्र नाथ मित्रा से चुनाव हार जाती हैं। सीक्रेट बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। ममता ओपन चुनाव कराने की जिद करती है, लेकिन चुनाव सर्वसम्मति से, प्रणदा लिखते हैं कि सर्वसम्मति से सीक्रेट बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर बात बन गई और सीक्रेट बैलेट पेपर से चुनाव होने पर ममता चुनाव हार जाती है। ममता जमकर खरी खोटी सुनाती है प्रणब मुखर्जी को। ममता एक तरीके से आरोप लगाती है कि आपने मुझे हरवा दिया। प्रणब कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में मेरी कोई भूमिका नहीं है, मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर के रोल में हूं। लेकिन इसी घटना से ममता और कांग्रेस की राहें
अलग हो जाती हैं। हालांकि ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी बनने का तमगा या कहलाने का तमगा कांग्रेस के शासनकाल से ही मिल गया था। बात 1992 की है। एक दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार होता है और आरोप कम्युनिस्ट पार्टी के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता पर लगता है। ममता बनर्जी उस लड़की को लेकर तत्कालीन चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु से मिलने के लिए राइटर्स बिल्डिंग सीएम ऑफिस के गेट पर पहुंच जाती हैं। मिलने का समय नहीं लिया गया था, लिहाजा मिलने नहीं दिया जा रहा था। ममता बनर्जी वहीं धरने पर बैठ जाती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आने की समय जैसे जैसे नजदीक पहुंची, पुलिसकर्मी हड़बड़ाने लगे, घबराने लगे और ममता बनर्जी के साथ मारपीट हो गई। कहा जाता है कि राइटर्स बिल्डिंग से ममता बनर्जी की बाल के साथ खींचकर पुलिस ने राइटर्स बिल्डिंग से ममता बनर्जी को बाहर किया था। ममता बनर्जी के कपड़े भी फट गए थे और उसी दिन ममता बनर्जी ने संकल्प लिया था कि अब इस बिल्डिंग में मैं तभी प्रवेश करूंगी जब मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। सोमेन मित्रा के साथ विवाद कहीं न कहीं उसी संकल्प की आड़ में देखना होगा। 1993 में एक और वाकया हुआ। जिस वोट चोरी की बात आज हो रही है, ममता बनर्जी उस समय वाम मोर्चे की सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि वैज्ञानिक तरीके से वाम मोर्चा सरकार वोट चोरी करती है, लिहाजा वोटर आईडी कार्ड के साथ ही मतदान कराया जाए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प न रखा जाए। इस बात को लेकर ममता बनर्जी एक आक्रोश रैली कॉल करती है, पुलिस के साथ झड़प होती है विरोध मार्च में और उस झड़प में कहा जाता है कि 13 लोगों की मृत्यु हो गई। ममता बनर्जी से ज्योति बसु की नफरत कोई नई नहीं थी। इस विरोध रैली पर पुलिसिया कार्रवाई को ज्योति बसु ने सही ठहराया। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। बाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त सुशांत चटर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी ने इस पूरे घटनाक्रम पर टिप्पणी की थी कि यह जालियांवाला बाग कांड से भी ज्यादा बदतर है। अब आते हैं हम उस जगह पर जहां से ममता बनर्जी का संघर्ष मां, माटी और मानुष के नारे के साथ आगे चलता है। 20 अक्टूबर 2006 को पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार, औद्योगिक विकास नीति के लिए औद्योगिक विकास नीति के तहत जबरन भूमि अधिग्रहण जैसा काम करती है। इंडोनेशिया के सलीम समूह के मालिक बेनी संतासो को हावड़ा के खेती योग्य जमीन राज्य सरकार दे देती है। ममता बनर्जी इसका विरोध करती है। जब सलीम समूह के मालिक बेनी संतासो पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और होटल ताज में ठहरते हैं, ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ होटल ताज पहुंच जाती है। और संतासो को काला झंडा न देखना पड़े, इसके लिए ममता बनर्जी के आंदोलन की डर से तत्कालीन कोलकाता पुलिस पूरे कार्यक्रम को 3 घंटा पहले ही समाप्त कर देती है। यह ममता बनर्जी की ताकत थी। नवंबर 2006 में सिंगूर में टाटा कंपनी द्वारा नैनो प्रोजेक्ट लगाने के लिए 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होता है। उस अधिग्रहण के खिलाफ भी ममता बनर्जी मोर्चा खोल देती है। 12 घंटे की बंद की घोषणा और 4 दिसंबर 2006 को 26 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल। ममता बनर्जी की इस ऐतिहासिक भूख हड़ताल पर
तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री से बात की। कलाम ने कहा कि जीवन अनमोल है, और राष्ट्रपति के संज्ञान लेने के बाद प्रधानमंत्री पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हैं। और भूख हड़ताल पर बैठी ममता बनर्जी को तत्कालीन राज्यपाल के जरिए एक चिट्ठी दी जाती है, और उस चिट्ठी के बाद ममता बनर्जी अपना भूख हड़ताल छोड़ देती हैं। इसी तरीके से नंदीग्राम में एक रासायनिक यूनिट लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण होता है। यह घटना है 2007 की, और ममता बनर्जी की पूरी पार्टी इस भूमि अधिग्रहण का भी विरोध करती है। और वहीं से एक और नेता का जन्म होता है जिसका नाम है शुवेंदु अधिकारी, जो आज ममता बनर्जी के खिलाफ हैं। उस समय शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी एक साथ संघर्ष कर रही थी। नंदीग्राम में लोगों ने उस क्षेत्र विशेष की घेराबंदी कर दी थी, और 6 महीने की घेराबंदी को हटाने के लिए पुलिस को बंदूक का सहारा लेना पड़ा था। और ऐसा कहा जाता है कि इस कार्यक्रम में, इस पुलिसिया कार्रवाई में वाम मोर्चे के कैडर भी पुलिस की भूमिका में थे, और वो भी अपने ही लोगों के, मतलब नंदीग्राम के स्थानीय लोगों का दमन कर रहे थे। उस समय के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना को सही ठहराया था, और उनके इस सही ठहराने के बाद पश्चिम बंगाल के वाम समर्थित बुद्धिजीवियों का एक बड़ा खेमा वाम सरकार से नाराज हो गया, और वहां से आंदोलन की जो धारा निकली, उस धारा की समाप्ति 2011 में होती है, जब ममता बनर्जी राइटर्स बिल्डिंग में मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रवेश करती हैं। 1992-93 का लिया गया संकल्प कि मैं यहां तभी आऊंगी जब मुख्यमंत्री बनकर आऊंगी, बिना मुख्यमंत्री बने मैं राइटर्स बिल्डिंग में पैर नहीं रखूंगी, ममता बनर्जी ने उस अपमान को भूला नहीं जब बाल पकड़कर उनको राइटर्स बिल्डिंग से खींचा गया था। 92 का संकल्प तकरीबन 19 साल बाद 2011 में साकार हुआ। यूं ही नहीं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की शेरनी कहलाती हैं। कहानी लंबी है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।